सर नमस्ते। आप पहले एक पत्रकार थे और बाद में राजनीति में आए, ये कैसे हुआ? आप अपने राजनीतिक सोच के लिए किसको प्रेरणा मानते हैं? दरअसल मैं मूलतः पत्रकार हूं और लंबे समय तक पत्रकार रहा। मेरा जन्म जयप्रकाश जी के गांव में हुआ जी। जो दो नदियों के बीच में है, गंगा और घाघरा। देश के सबसे पिछड़े गांवों में से एक। जी। 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ही गांव बटा हुआ, 3 जिलों में एक ही गांव, 2 बिहार के, एक उत्तर प्रदेश के, आरा, बलिया और छपरा। तो देश के जो गांधी जी ने कहा था कि सबसे पिछड़े इलाके, उनमें से उस जगह, उस गांव में पैदा हुआ। संयोग से जयप्रकाश नारायण जी उसी गांव में, हमारे ही गांव। जी जी। तो मेरी राजनीतिक प्रेरणा जयप्रकाश जी से मिली। जब मैं युवा था और पढ़ रहा था तो जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ। मैंने बनारस इकोनॉमी से पढ़ाई लिखाई की। उस वक्त आंदोलन जेपी का चल रहा था। उसी आंदोलन से प्रेरित होकर कि हम सब युवा हैं, हम सबका धर्म है कि समाज और देश बदले, और जयप्रकाश नारायण जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो सही हैं, ये हम लोगों ने दर्शन के रूप में अपनाया और लगा कि पत्रकारिता सही रास्ता हो सकती है जहां समाज बदलने का काम हो सकता है। क्योंकि आजादी की लड़ाई में और जहां जिस कार्यक्रम में मैं आया हूं, श्रद्धेय आदरणीय गोपबंधु दास जी का, उन सब लोगों ने तो आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता के माध्यम से ही, साहित्य के माध्यम से ही समाज को प्रभावित किया, उसके विचारों को प्रभावित किया। तो ऐसे लोगों ने, आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता की भूमिका ने, जयप्रकाश आंदोलन ने प्रेरित किया। मैं बिल्कुल युवा था और उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का ट्रेनी जर्नलिस्ट स्कीम चलता था, जिससे एसपी सिंह, अनेक मशहूर लोग, गणेश मंत्री, विक्रम राव, एमजे अकबर, उदयन शर्मा, ये सब लोग सेलेक्ट होकर आते थे। उसी क्रम में 77 में मेरा सिलेक्शन हुआ बंबई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। 1 साल ट्रेनिंग के बाद तब के सबसे बड़ी पत्रिका जो देश की थी, 6 लाख प्रति सप्ताह बिकता था, धर्मयुग, उसमें मैंने काम किया। वहां से बंबई से कुछ समय के लिए मन उबा तो एक बैंक में अधिकारी बनकर हैदराबाद चला गया। फिर छोड़कर मैं रविवार, जो अपने समय की बहुत बड़ी पत्रिका थी, कलकत्ता आनंद बाजार से, उसमें मैंने नौकरी की। उसके बाद मुझे लगा कि देश के 2 सबसे बड़े अखबार घरानों में, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह और आनंद बाजार में काम कर लिया। देश के 2 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में काम किया, बंबई में और कलकत्ता में। मुझे देखना चाहिए कि छोटी जगह जाकर के कि जयप्रकाश आंदोलन में जिन उद्देश्यों को हम लोगों ने, जिन सपनों को, जिन आकांक्षाओं को महसूस किया, क्या पत्रकारिता के माध्यम से वो संभव है। और तब लगभग 1989 अक्टूबर में मैं बिहार के, तब बिहार था, उसके एक बंद प्राय अखबार में मैं रांची गया। उस अखबार की सर्कुलेशन में 300-400 कॉपी थी, बंद होने के कगार पे था। और वहां मैं लगभग 26 साल तक रहा। जब छोड़ा तब वह 10 जगहों से प्रकाशित होता था और करोड़ों में उसकी पाठक संख्या पहुंच गई थी। उसी दौरान मुझे राजनीति में, जैसा कहा, रुचि थी। तो शुरू में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना प्रेस एडवाइजर के रूप में मुझे 90 वगैरह में रखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में। इसके बाद मुझे 2014 में जनता दल यूनाइटेड से नीतीश जी ने कहा कि आप राज्यसभा जाएं। मुझे लगा कि पत्रकारिता में लंबा काम कर लिया है और देखें, क्योंकि मेरी शुरू से मान्यता है कि राजनीति समाज को बदलती है। तो उस राजनीति को जहां से देश की नियति तय होती है, संसद जाकर देखूं कि कैसे काम होता है। इस रूप में मैं पत्रकारिता में आ गया। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका जन्म स्थान सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का गांव भी है। आपके ऊपर उसका तो प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन वो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो कैसे आप इम्प्लीमेंट किया समाज में और राजनीति में? सबसे पहला जयप्रकाश जी का हम सबके जीवन पर यह असर रहा कि जीवन में सादगी, जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना और
जैसे जयप्रकाश जी गांधी के सबसे बड़े भाष्यकार बने। याद रखें हम लोग, इतिहास बताता है कि जब जेपी अमेरिका से पढ़कर लौटे तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन जब गांधी नहीं रहे तो सबसे बड़े गांधी के व्याख्याकार, सर्वोदय दर्शन के प्रणेता, समाजवाद के संस्थापक जयप्रकाश जी ही थे। उन्होंने ही 1974 में टोटल रिवॉल्यूशन शुरू किया। तो निजी जीवन में हमारा क्या परिवर्तन हो सके, जो जयप्रकाश जी के जीवन में था, पहला काम यह हमने किया। उस राजनीति का मूल दर्शन था जो गांधी ने कहा था, साधन और साध्य की एकता जीवन में अपनाने की कोशिश की कि साधन मैंने गलत रास्ते से कभी अच्छे मंजिल पर आप नहीं जा सकते, तो निजी जीवन में कम से कम उसका पालन करें। विचार के आधार पर लोगों में लोगों के जन कल्याण के लिए कोशिश, तो वैचारिक आधार पर आज भी जयप्रकाश और गांधीवादी मूल्यों से ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। जी, आपको कुछ लोग सोशलिस्ट कहते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहने से अभी कतरा रहे हैं। आप पूर्ण रूप से समाजवादी हैं या और कुछ? आप खुद को किस रूप में देखना पसंद करते हैं? दरअसल जो समाजवाद पहले था, आज जो समाजवाद की धारा और समाजवादी पार्टी न जाने कितनी धाराओं में बदल गई। खुद आप देखेंगे जयप्रकाश जी के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। वह मार्क्सवाद के रूप में जीवन में दर्शन को अपनाया, अमेरिका में पूर्णतः मार्क्सवादी थे, भारत में आए समाजवाद के प्रणेता बने, फिर वह सर्वोदय की बात करने लगे, जिस सर्वोदय आंदोलन को उड़ीसा से काफी ताकत मिली थी। अंत में 74 में टोटल रिवॉल्यूशन की उन्होंने बात की और कहा कि मेरे जीवन में जो तात्कालीन परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप समय के अनुसार विचार बदलते, कोई विचार एस्थेटिक नहीं होता जी। तो जीवन में जहां तक समता का सवाल है, जीवन में बराबरी का सवाल है, जीवन में सबको समान अवसर का सवाल है, हम सब समाजवादी बल्कि गांधीवादी हैं जी, जी। पर गांधीवाद ने एक और चीज की कि नैतिक जीवन हो सबका। आज समाज में सबसे बड़ा संकट मैं मानता हूं चरित्र का है, नैतिक है। गांधी जी भी चरित्र पर जोर देते थे। गांधी जी ने कहा मेरे आश्रम में जो जो आएगा उसके लिए उनका चार्टर था कि चार्टर को यानी निजी जीवन में अनुशासन, किसी को आक्रामक होकर न बोलना, साधन और साध्य की एकता, नैतिक होना जीवन में, ये सब गांधी के जीवन के वही जयप्रकाश जी ने अपनाया। तो आज मैं मानता हूं कि ये सब शाश्वत मूल हम सबके जीवन के हिस्सा बने, हमारी कोशिश होनी चाहिए। संभव है कुछ लोग मानते हैं कि जो अपने ढंग से सोचते हैं कि मैं नहीं हूं, उनको मैं विवश नहीं कर सकता, न कह सकता हूं, ये उनके मानने की विचारधारा। पर वही बातें, वही विचार, वही समता, स्वतंत्रता की चीजें प्रेरित करती हैं। असल सवाल है जो दादा धर्माधिकारी ने कहा। दादा धर्माधिकारी सर्वोदय के सबसे बड़े भाष्यकार थे। विनोबा और जयप्रकाश जी के साथ उनका सर्वोदय में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। दादा धर्माधिकारी ने एक बात कही, असल सवाल पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, स्टेट कैपिटलिज्म जो कई कम्युनिस्ट देशों में है, सवाल इन साधनों का नहीं, सवाल असल है कि वो कौन से इफेक्टिव साधन है जिससे मनुष्य बदले। जी, जी। गवर्नेंस, मन बदलने का असर, वो गांधीवाद। गांधी ने अपने ढंग से चीजों को करने की, वो किसी वाद में बंधे नहीं थे। तो कैसे समाज बदले, हमारी हमेशा जहां समाज बदले उसमें विनम्र भूमिका एक पत्रकार के रूप में क्या हो सकती है, ये भी मैंने कोशिश की, राजनीति में भी यही करता। जी। निजी जीवन की तरह सदन में भी अपने आचरण से लोगों को आप प्रभावित करते हैं, लेकिन कृषि विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दिलाने के बाद आपके इमेज को लेकर कुछ प्रश्न उठे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो उस पद पर रहने की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार मैं पूरी तरह आचरण अपनाता हूं। कुछ पद हमारी व्यवस्था में ऐसे हैं, जो स्पीकर का है, हमारे चेयरमैन का है, डिप्टी चेयरमैन का है, या जुडिशरी के जो लोग हैं, हम अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकते। जी। आपने कभी किसी प्रेस में मेरा बयान, प्रेस विज्ञप्ति या कोई क्या मेरे बारे में कह रहा है, उस पर मैं कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उस पद की मर्यादा ऐसी है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि
उस कृषि बिल के रिकॉर्ड को राज्यसभा से निकाल कर देखिए कि पद से मैंने कितनी बार कहा कि आप सब अपने सीट पर बैठे, 17-18 बार वोटिंग हुई। नियम सदन का यह है कि जब तक आप सीट पर नहीं बैठेंगे वोटिंग नहीं हो सकती। 3.5-4 घंटे उस पर बहस हुई। तो आप देख सकते हैं सदन के रिकॉर्ड बताएंगे जब मैं इस पद से हटूंगा तो मैं पूर्णतः क्या स्थिति थी, जो मुझे कहने आजादी एक नागरिक के रूप में मिलेगी तो अपना पक्ष में और आपको जी जी। पर आप वो रिकॉर्ड देख सकते हैं, देश देख सकता है। मेरा आग्रह होगा कि पूरी रिकॉर्ड देखें कि चेयर ने कितनी बार कहा कि आप अपनी अपनी सीटों पर जाइए, मतदान कराएंगे। जी जी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहा। आप उनके अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी थे। आपने उनके ऊपर अनेक किताबें भी लिखे हैं। भारत के इतिहास में उनका स्थान क्या है, आप क्या सोचते हैं? दरअसल अपनी विचारधारा पर ही आजीवन चलने वाले व्यक्ति के रूप में चंद्रशेखर हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी जो जीवनी अंत में हमने लिखी, ये सही आपने कहा, उनके 6-7-8 किताबें जब वो 75 वर्ष के हुए तो उसका संपादन हमने 2019 में भी एक बहुत अच्छा किताब लिखा, उनकी जीवनी लिखी जी, द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जी, यानी वैचारिक राजनीति के अंतिम प्रणेता, वैचारिक राजनीति के अंतिम प्रणेता। ये कैसे आपके मन में आया? जो जीवन में उन्होंने शुरू किया, जो जीवन में जिस विचार पर वो समाजवाद के चले, आजीवन अपनी उस विचारधारा पर वो टिके रहे। आपको याद होगा कि जब उदारीकरण लागू हुआ 91 में, तो अकेले आदमी जो देश भर की यात्राओं में, इंक्लूडिंग उड़ीसा भी आए, समाज को घूम घूम कर उन्होंने जागृत करना शुरू किया कि इस उदारीकरण की चुनौतियां क्या है, समाज कहां जा रहा है। उनके विचारों से हम सहमत और असहमत हो सकते हैं, वो एक अलग है, लेकिन अपने जिन विचारों को जीवन के शुरू में उन्होंने अपनाया, अंत तक उन्हीं विचारों पर टिके रहे, वह अद्भुत विलक्षण है। भारत की यात्रा करने वाले, यानी आप देखें गांधी, शंकराचार्य, मैं इसी उड़ीसा और आंध्र के बॉर्डर में वो एक जिला है जहां के नागभूषण पटनायक रहने वाले थे, जो द ग्रेट नक्सल लीडर को फांसी से सजा हुई थी। तो बाकी इसी सिलसिले में हम लोग उनसे गांव मिलने गए, गुनुपुर उनके गांव में। वहां मुझे एक ट्राइबल मिले, वहां हिंदी बहुत लोग समझते नहीं थे, बूढ़े ट्राइबल थे। उन्होंने कहा कि इस गांव में गांधी आए थे। तो गांधी और उसके पहले शंकराचार्य, उसके बाद देश में इतनी पैदल यात्रा किसी और राजनेता ने नहीं की जो चंद्रशेखर जी ने किया। कालाहांडी का आपको याद होगा, कालाहांडी जाने वाले, उसको मुद्दा बनाने वाले वो देश के पहले नेता थे। भक्तचरण दास आज भी यहाँ होंगे और सक्रिय होंगे, आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं। मेरा गांव कालाहांडी में है। तो वहां जाकर उन चीजों में, और जितने उन्होंने भारत यात्रा के ट्रस्ट बनाए, उन पर बहुत कुप्रचार हुआ उन दिनों की वो ट्रस्ट उनकी निजी, एक ट्रस्ट में अपने घर के किसी व्यक्ति को नहीं रखा। जब तक जीवित रहे, राजनीति में अपने बेटे और किसी को आने नहीं दिया। तो जो व्यक्ति जीवन भर समाजवाद का, समता का आदर्श जिया, विचार जिया, जीवन में अपनाया, तो उनका गहरा असर स्वाभाविक था होना। वह जयप्रकाश जी के सबसे करीब के लोगों में थे, और जयप्रकाश आंदोलन में वह तब शरीक हुए जब कांग्रेस में बड़े पद पर थे। कांग्रेस में बहुत बड़े नेशनल वर्किंग, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें इंदिरा जी की इच्छा के खिलाफ उनके कैंडिडेट को पराजित करके बने थे। जी, जी, जी। यह कांग्रेस की दूसरी घटना थी जब सुभाष बाबू गांधी जी के इच्छा के विपरीत चुने गए थे, और ये चंद्रशेखर थे जो इंदिरा जी लोकप्रियता की शिखर पर थी, तो उनकी इच्छा के खिलाफ चुने गए शिमला में। तो उनका जीवन पूरा इसी रूप में। जी। बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि संसद में जिस ढंग से विचार विमर्श होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकारी पक्ष विपक्ष की बात को सुनने के भी राजी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि ये अलोकतांत्रिक आचरण है और लोकतंत्र का अपमान है? दरअसल मैं जिस पद पर हूं, उस पद पर रहते हुए मैं इन चीजों पर टिप्पणी इस रूप में नहीं कर सकता कि मेरा काम है सदन का संचालन। अच्छी बहस हो, ये सरकार
पक्ष विपक्ष सबको मिलकर करने का, उनके आपसी समझ का यह की देन है। वे जब अच्छे बहस करते हैं तो आज भी आप देखे होंगे कि राज्यसभा की बहस बड़ी उच्च स्तर की होती है, अच्छी बहस होता है। यह दुर्भाग्य है कि आज सिर्फ संसद में नहीं, विधानसभाओं की भी स्थिति देखिए कि हम अच्छी तरह बहस नहीं कर पा रहे हैं। संसद या विधानमंडल ये लोकतंत्र के मंदिर हैं जहां देश की नियति तय होती है। इन जगहों पर अच्छी तरह विचार विमर्श नहीं हुआ तो समाज किधर जाएगा हम नहीं जानते। और आज दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से दुनिया को बदल रही है यह कल्पना अप्रत्याशित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा कहते हैं कि इस 21 से 30 के दशक में दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। ये सारे विषय हैं, जलवायु परिवर्तन, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। अनेक ऐसे सवाल हैं जिस पर इन फोरमों पर बड़ी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और चर्चा चलाने का काम इन राजनीतिक दलों का आपसी विचार विमर्श है। और संसद में या विधानसभाओं पिछले 30-40 वर्षों से जो यह परंपरा शुरू हुई कि हंगामा का, शोर प्रदर्शन का, वेल में आ जाने का, संसद को अच्छी तरह न चलने देने का, ये सबको गौर से सोचना चाहिए कि कैसे हम संसद या विधानमंडल को बेहतर तरीके से चलाएं। आजकल संसद में भी नहीं, विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है, हर स्टेट में। मैंने कहा आपको जी, मैंने कहा जी, आप जेडीयू से हैं। ये अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार में संपूर्ण शराबबंदी करने के लिए कानून लाए हैं, लेकिन उसमें वो संपूर्ण सफलता नहीं मिली है उनको। ये क्यों लगता है आपको? ये कम बात है कि पूरे देश में जो गांधी की इच्छा थी जी, और जो एक सबसे सभ्य और सुसंस्कृत समाज का सपना हो सकता है, उसको नीतीश जी ने पूरी ताकत से बिहार में लागू किया। आप देखेंगे उसके लागू करने के बाद जो समाज के सबसे कमजोर तबके हैं उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है जी। उनकी स्थिति बढ़ी, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घरों में खुशहाली लौटी है। पर आप जानते हैं कि कानून बनाने के बाद भी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है। अब जैसे हत्या रोकने का कानून है, डर है, पर हत्याएं उसे रोक नहीं। तो हमेशा जो उस कानून को और प्रभावी होने के तौर तरीके हो सकते हैं वो बिहार सरकार अपना रही है बहुत साहस के साथ। और आप याद रखिए कि कोई और देश में यह साहसपूर्ण कदम अपनाने के लिए एक तरह से पहल करता नहीं दिख रहा, क्योंकि उससे आय बहुत होती है। जी जी जी। और बिहार जैसे राज्य में नीतीश जी ने करके एक रास्ता पूरे देश और दुनिया को दिखाया जो नशे से मुक्त होना चाहता है। आप देखें पंजाब से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में जो सिर्फ शराब ही नहीं, बाकी नशों से जो हमारे युवक और जो विदेशों से आ रहे हैं उसे हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित करने और उसके नशे के जाल में उनको डालने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो मुल्क कहां जाएगा। इसलिए बिहार के इस सक्सेस को, इस साहस को, नीतीश जी इस कार्य को पूरा देश कैसे अपनाए, इस पर पहल होना चाहिए, इस पर मानस बनना चाहिए। जी, आपने बोला कि आप मूलतः एक पत्रकार हैं, एक नामजादा संपादक भी आप थे। हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान गिरता जा रहा है, आप जानते होंगे। आपके हिसाब से इसका कारण क्या क्या है? दरअसल जो आज एक धारणा बनती है कि हमारे यहाँ व्यवस्था जो है बहुत हस्तक्षेप करती है, मैं कम से कम ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है। आज ये भी देखें आप कि पत्रकारिता जिन आदर्शों पर थी, क्या वो उन आदर्श रह गए? इन सवालों को हम सबको मिलकर के आत्ममंथन करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि एडिटर्स गिल्ड या हमारा जो ये है आपका प्रेस काउंसिल, ये सारी संस्थाएं और व्यवस्था के सरकार के लोग भी मिलकर के इसका एक रास्ता निकाले कि किस तरह से हम पत्रकारिता को एक बेहतर जो सपना रहा गांधी युग का, या जो पत्रकारिता गोबंधु दास जी ने जो रास्ता दिखा, उसकी ओर ले जा सके। आज आप पत्रकारिता में देखिए बड़े घराने आ चुके हैं। उनका मोटो सिर्फ जो तब था कि सही तथ्य लाए सामने, शायद इतना ही भर नहीं।
आप जानते हैं कि मौजूदा पत्रकारिता पर अनेक तरह के सवाल उठते हैं। और हमारे देश में खूबसूरती है कि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही की सरकार हर जगह पूरे देश में भी हो और राज्यों में। तो सबको बैठ करके हमें परामर्श करना चाहिए कि किस तरह से हम इन चीजों को ठीक कर सकते। प्रेस काउंसिल तो सरकारी संस्था है, लेकिन वो इस दिशा में शायद जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ये मुझे लगता है ऐसा। देखिए, प्रेस काउंसिल अपने रूप में स्वायत्त, ठीक है, सरकार ने उसको बनाया। प्रेस काउंसिल जब बना तब उसका मकसद क्या था? प्रेस काउंसिल को 77 में, आपको याद होगा जब इमरजेंसी लग गई, उसी दौरान से कहा जाता था टूथलेस बॉडी। तो समय के अनुरूप पहले बदलना चाहिए था। आपको याद है बिहार में एक प्रेस बिल आया था जी। आज लोग कहते हैं बिल के बारे में, अभी मैं नहीं कहना चाहता, वो बिल बिना पेश हुए ही पास हो गया था। ये लोगों को मालूम देश में, याद दिलाने की जरूरत जी। और उन सौरी जी की नई किताब आई है, उसमें उसका विस्तार से उन्होंने वो समाज में भी हमारा छपा था उस टाइम इसके विरोध में। बिना आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा किसी सदन में, बिना पढ़े, बिना मतलब वो बिल एक तरह से बिना पेश किए हुआ, उसको चीफ मिनिस्टर का, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर का भाषण पढ़ा मान लिया गया, पास करा दिया गया ऐसे ही, कोई चर्चा ही नहीं हुई 1 मिनट की, बस कहा गया चर्चा और पास हो गया। और बाहर बताया गया कि बाकायदे बिल पे चर्चा हुई, बिल पे बहस हुई, बिल पास हो गया। कोई तब टेक्नोलॉजी का एरा नहीं था और ना इतना सोशल मीडिया, नहीं इतनी बात होती थी। ये इस देश की संवैधानिक व्यवस्था 84-85 से शुरू। उन दिनों प्रेस काउंसिल को वही मोड़ थे जब से प्रेस काउंसिल को लेकर सब पर हमारे समाज में प्रेस में बहस होनी चाहिए थी, वो मोड़ था। पर कोई बहुत विलंब नहीं होता, जब भी हम चेतें, जब भी हमें कॉन्शसनेस आए इन बड़े सवालों को लेकर के, हमें एडिटर्स गिल्ड भी है, ये भी है, अंततः तो व्यवस्था में सबको बैठकर ही रास्ता निकालना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा, गांधी जी का कोट है कि बाहर से कोई चेंज हो वो बेहतर नहीं है, अंदर से चेंज आए। तो हम सब कैसे, सोशल मीडिया, उस पर कोई कंट्रोल है? आप अखबार में कुछ भी छापते हैं तो आज कानून है, आपके खिलाफ लोग मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप कोई कानून लागू है? कोई कुछ भी किसी के बारे में कह देता है बिना आधार के, और है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो नई मीडिया आई है और ये सारी चीजें, इस पर एक बहस होनी चाहिए पूरे समाज और देश में, और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। जी। आपने इमरजेंसी का बात की, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी के वक्त जैसा मीडिया था, अभी भी कुछ इस तरह की एक चल रहा है कि सरकार मीडिया के ऊपर बहुत हावी हो रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। आपका क्या मानना है? दरअसल बहुत सारी चीजें बहुत लोग कहते हैं, उस पर मैं निजी राय क्या दूं, पर मैं एक चीज आपसे कहता हूं, इमरजेंसी में जब आपातकाल लगा, कितने अखबार खड़े हुए खिलाफ, एक कुलदीप नैयर को छोड़ करके कितने लोग जेल गए। जब आपातकाल हटा तो हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री बने लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा, बड़ा फेमस कोट है, फेमस कोट है जी, कि क्या मीडिया को क्रॉल करने के लिए कहा गया, वो बेंड कर गया, कोई आवाज नहीं उठी। ये वही मुल्क है। आज कितने खिलाफ में आवाजें, सारे सरकार को, मैंने कोई एक पक्ष नहीं है, अगर केंद्र में एक सरकार है तो सारे राज्यों में अलग अलग सरकार है। आप घूमकर देख लीजिए कि हर जगह लोग अपनी राय खुले रूप से खिलाफ में लिख रहे हैं, और ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो आधारहीन भी हैं। मैं अनेक प्रदेशों का गिना सकता हूं, मेरा अनुभव। कहां एक घटना आप बताएं ऐसी हुई, आप बताएं। तो हमारे समाज में कुछ भी कह सकने की प्रवृत्ति है, लोकतंत्र है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं। लेकिन टीवी चैनल वाले ऐसे, उनका छवि हो रहा है कि वो सरकार का गुणगान कर रही है, वो गवर्नमेंट चैनल हो या प्राइवेट चैनल्स हो।
आप ये बहुत दिनों से आरोप चलता रहा कि जो भी सरकारी नियंत्रण में जहां भी जिसके मान लीजिए चैनल्स या जो भी माध्यम है वो सरकार की बात करते हैं, ये एक धारणा है। प्राइवेट चैनलों पर किसका अंकुश है किसी का? बहुत सारे चैनल है जो बहुत खिलाफ ही बोल रहा है हर जगह। मैंने कहा कि इस देश में किसी एक की सरकार नहीं रहेगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सबकी सरकार है। कितने टीवी चैनलों पे कार्रवाई हुई, आप बताएं एक घटना कुछ? तो खूब खिलाफ लिखा जा रहा है, खूब खिलाफ, मतलब इतने खिलाफ कि शायद उन दिनों भी इतना कहने में लोगों को परेशानी होती होगी, क्योंकि मैं पत्रकारिता में उन दिनों रहा हूं और देखा हूं कि क्या लिखा और कहा जाता था। पर आज लिखा जाता है और कहा जाता है, कहां इतनी चीजें हुई है जरा हमें कोई बताए। हां, इस देश का एक प्रभावी अंग्रेजी तबका है, इलिट क्लास। जब उसका महत्व खत्म होता है तो हर तरह के प्रचार करने में सक्षम है, वो कर सकता है, वो करता है। नहीं, हिंदी में भी आजकल एक गोदी मीडिया जो शब्द ये बहुत प्रचलित है और चर्चित है, इसके बारे में आप क्या? मैं किसी व्यक्ति के मैं जब हमारे यहां आपको याद होगा लिंक, पैट्रियट, ये कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधारा, तो बुर्जुआ अखबार कहते थे, झूठ प्रेस कहते थे, पूंजीपति का अखबार कहते थे, पर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारा सर्व किया। याद रखिए, आपकी व्यक्तिगत राय, हमारी व्यक्तिगत कोई राय अपनी अलग है, उसके अनुसार कोई व्यवस्था काम नहीं करे तो उसको हम कुछ भी कह दें, यही इस देश में आजादी है, यही लोकतंत्र है। और जब तक यह चल रहा है, आप कैसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि इस पर कोई पाबंदी है? आप कह रहे हैं, मीडिया को इस तरह का विशेषण दे रहे हैं और वो सर्कुलेट हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, यही तो आजादी है। क्या 75 में एक शब्द खिलाफ कोई कह सकता था आपातकाल में? तो फ्रीडम आज है कि तब था, ये सोचना चाहिए। नहीं, आजकल और एक प्रवृत्ति उभर रहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आजकल क्यों कर रहे हैं? जब देश में उदारीकरण आया 91 में, तब से बड़ी पूंजी हर जगह जाने लगी। और उसके पहले भी हमारे हिंदी में एक बहुत बड़े पत्रकार हुए पराड़कर जी, वो मूलतः मराठी थे, पत्रकार सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 52 में उन्होंने कहा था कि भविष्य में बड़े घराने आएंगे, अखबार बहुत सुंदर और आकर्षक बन जाएंगे, पर उनमें सत्व नहीं रहेगा। दरअसल सिर्फ अखबार को ही मत कहिए और व्यवस्था को, विचार के आधार पर, पहले समाज विचार से संचालित होता था, आज समाज विचारों से नहीं, कई जगह आप देखेंगे निजी स्वार्थ की प्रेरणा भी काम करती है। मैं देखता हूं बहुत सारे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पर बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर पढ़ाए सरकारी तनख्वाह लेंगे। ऐसे लोग हैं या नहीं समाज में? हाँ, है। आप देखें, देश में बड़े पैमाने पर महीने भर की खबर निकालें, हर राज्य में आपको मिलेगा कि बड़े पदों पर अधिकारी हैं, पर उनके घर से छापेमारी में करोड़ों और अरबों मिल रहा। तो दरअसल जो गांधी के जमाने में गांधी जी ने जो चरित्र दिया देश को, वो राजनीति को दिया, पत्रकारिता को दिया, कानून को दिया, नैतिक ताकत दी। हम सबके जीवन में चरित्र और नैतिक ताकत का असर था। मैं कहा आपको कि देश के सबसे पिछड़े गांवों से मैं आता हूं, पर हमारे गांव में भी कोई गलत ढंग से धन कमा लेता था तो समाज उसको गलत नजर से देखता था। आज वही समाज, कहीं से आप धन कमा लें किसी तरह से, तो समाज आपको, आपने अनाचार करके, गलत करके, गलत रास्ता अपना करके धन कमाया, ये नहीं देखता। आपके पास धन है, वो उसको पूछता है। ये जो वैल्यूज बदले हैं हमारे समाज के, वो वैल्यूज दो ही जगह से बनता है, स्कूल से और घर से। हमारे गोबंधु दास जी ने सबसे पहले स्कूल भी खोला था, लोगों को याद हो कि स्कूल बदलती है चीजों, स्कूल बदलता है मानस को। तो हम लोग आज देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी किसी के बारे में कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं।
पर बुनियादी रूप से जो समाज में नीचे से चीजें बदलनी चाहिए, उसके लिए हमारी पहल कैसे हो, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए सोचने की। चरित्र की वापसी, ईमानदारी की वापसी, गलत करने वालों के प्रति एक नफरत। हम जब तक समाज के स्तर पर इन वैल्यूज को, जो उन हमारे आजादी की लड़ाई के महान लोगों ने दिखाया, नहीं अपनाएंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान सरकारें आएंगी और जाएंगी नहीं। उड़ीसा के साथ आपका संबंध कैसा रहा? उड़ीसा मेरे लिए, मतलब आपको बताऊं कि एक तरह से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि जो उड़ीसा से सूर्य की रोशनी निकली वो पूरे देश को प्रज्वलित करती रही। यह भगवान जगन्नाथ की धरती है, यह जहां लिंगराज टेम्पल है, जहां के संत कवियों की परंपरा, जहां एक से एक बढ़कर फ्रीडम फाइटर्स हुए, और जो प्रदेश अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने गौरव को लगातार मजबूत करता रहा है, तो मेरे मन में उड़ीसा को, उड़ीसा की संस्कृति को, उड़ीसा की आध्यात्मिक परंपरा को लेकर बहुत सम्मान है, और मैं प्रायः उड़ीसा आता रहता हूं। थैंक यू सो मच सर, उनको इंटरव्यू देने के लिए।